Today we are going to discuss about Nagata's parametrization theorem, and this was the most asked video. Many of you have commented regarding the same. So before I start the proof, let's discuss two important definition, which is of regular space and sigma locally finite basis. क्योंकि जो ये थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि a topological space X is metrizable if and only if it is regular and has a sigma locally finite basis. तो रेगुलर स्पेस का मतलब क्या है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है, दैट मीन्स कि हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है और यू कैन से दैट हम नेसेसिटी एंड सफिशिएंट पार्ट दोनों को प्रूव करेंगे. तो रेगुलर का मतलब क्या है कि कोई स्पेस अगर रेगुलर है दैट मीन्स कि इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन है, एक एक्स पॉइंट हमारे पास है जो यू में बिलोंग कर रहा है, तो और यू एक ओपन सेट है, तो मैं इस तरीके से इसको शो कर रही हूँ. ये एक ओपन सेट है U और इसमें एक पॉइंट X बिलोंग कर रहा है. देन V हमारे पास यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स U एंड V. इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और ओपन सेट बना रही हूँ और इसका नाम है V. U एंड V दो डिसजॉइंट ओपन सेट है, तो ये अलग अलग इस तरीके से हैं. V में क्या कंटेन कर रहा है, एक क्लोज सेट कंटेन कर रहा है, तो इसमें मैंने बना दिया एक C. ऐसे स्पेस को हम बोलते हैं रेगुलर स्पेस फॉर एनी क्लोज सेट C विच इज दिस एंड X जो C में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि X यहाँ पर है. देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स U एंड V सच दैट X U में बिलोंग करेगा एंड C V में बिलोंग करेगा. U एंड V यहाँ पे दो डिसजॉइंट सेट है. दिस इज रेगुलर स्पेस. ओके, अब आ जाते हैं सिग्मा लोकली फाइनाइट बेसिस पे. द बेसिस B कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन. यहाँ पे जो ये सिग्मा है ये हमारा होता है काउंटेबल यूनियन. आई होप यू नो द डेफिनेशन. काउंटेबल में अगर आप नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर सको, सो इट इज काउंटेबल. तो काउंटेबल यूनियन है, सपोज B1 ले लिया, ये काउंटेबल है, B2 इज काउंटेबल, B3 इज काउंटेबल एंड सो ऑन. जब हम इसका यूनियन बना देते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यूनियन Bn, और हमारा यूनियन दिस इज रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, और इसको हमने नाम दे दिया B. ठीक है, सो द बेसिस B, यहाँ पे B क्या है, बेसिस है, कैन बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, और इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया. दीज आर दी ओपन सेट्स. रेगुलर स्पेस के लिए आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. X एज्यूम करो कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट की बात कर रहा है तो हम इसको एज अ पर्सन कंसिडर कर लेते हैं. और ये जो C था ये क्लोज सेट था, तो इसको हम एक हाउस कंसिडर कर लेते हैं. ओके, और ये पर्सन इस हाउस में नहीं है, X C में बिलोंग नहीं करना चाहिए. अब हमें इन दोनों के अराउंड एक फेंसिंग, एक सर्कल फेंसिंग क्रिएट करनी है जो कि एक ओपन सेट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके अराउंड एक ओपन फेंसिंग क्रिएट कर दी और इस हाउस के अराउंड. ठीक है, दीज ओपन फेंसिंग आर द ओपन सेट्स विच इज U एंड V, जिनका इंटरसेक्शन आपस में फाई है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, और X ये पॉइंट है, ये पर्सन है, और द C क्लोज सेट इज दिस हाउस. ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ सिग्मा लोकली फाइनाइट बेसिस की, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे B1 मान लो आप कि हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं, और लाइब्रेरी नहीं, चलो कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज अ रोड, और हम यहाँ खड़े हैं और इसके आसपास कुछ शॉप्स हैं. ठीक है, तो जब आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ शॉप्स ही दिखाई दे रही हैं. यहाँ पे भी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, और भी यहाँ पे शॉप्स हैं, बट जब आप यहाँ पर खड़े हो तो कुछ फाइनाइट शॉप्स के आप आसपास हो, दिस इज लोकली फाइनाइट. फिर आप मूव करते हो, आप यहाँ पे आ जाते हो अगेन, अब आपको यहाँ से कुछ फाइनाइट शॉप्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है, B1 B2, इसी तरीके से आप थोड़ा और आगे गए, फिर आपको कुछ फाइनाइट शॉप दिखा रही है B3. ठीक है, उन सब का यूनियन हमने कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया B.
और अब आप उसको मैथमेटिकली ऐसे समझो कि बी जो यहाँ पर है, जिस कैपिटल बी इज बेसिस, और ये कैसे लिखा जा सके, अगर यूनियन में लिखा जा सके बी एन के, और ये जो कलेक्शन है बी एन, ये क्या है, लोकली फाइनाइट है। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे, जिसमें हमें इसका नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट शो करना है। तो पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं दैट एक्स इज मेट्राइजेबल स्पेस विथ मेट्रिक डी। अब अगर हम रेगुलरिटी, रेगुलर स्पेस और सिग्मा लोकली फाइनाइट बेसिस पे बात कर सकते हैं, अगर हम ये शो कर सकते हैं, सॉरी, क्योंकि ये हम मेट्राइजेबल है तो हम इन दोनों पे बात करेंगे कि अगर कोई स्पेस एक्स मेट्राइजेबल है सो इट इज रेगुलर एंड इट इज सिग्मा लोकली फाइनाइट बेसिस। ऑन द अदर हैंड साइड जब हम सफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम अब ये अज्यूम करेंगे कि एक्स हमारा रेगुलर स्पेस है, जो डेफिनेशन थी ऑब्वियसली वी कैन यूज दैट, और वेयर बी एन इज लोकली फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे, इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे बिल्कुल अपोजिट, दैट मेट्राइजेबल है। ये दो पार्ट्स में ये प्रूफ होगा। तो पहले पार्ट पे आ जाते हैं, ये सिंपल सा है, नेसेसिटी। एक्स हमारा मेट्राइजेबल है, सो एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल एंड ऑल नॉर्मल स्पेसेस आर रेगुलर, दिस एक्स इज रेगुलर। ये काफ़ी स्ट्रेट है, रेगुलरिटी के लिए ज़्यादा कुछ हमें बताना नहीं है, क्योंकि अगर हम मेट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं जिसकी चारों कंडीशंस आपको पता है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पढ़ी होंगी। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, जीरो होगा तो पॉइंट सेम होंगे, देन ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होती है एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, नॉर्मल स्पेस हम समझ लेते हैं और उससे हमें रेगुलर स्पेस का जो डिफरेंस है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर स्पेस, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने लास्ट केस में एक पर्सन और एक हाउस माना था, नॉर्मल स्पेस में हमें यहाँ पे दो हाउसेस कंसिडर करने हैं, ठीक है, या फिर आप इसको क्लोज सेट मान लो। हम एक पॉइंट और एक क्लोज सेट नहीं लेते, रेगुलर स्पेस की तरह हम दोनों ही क्लोज सेट लेते हैं और उसके अराउंड हमें करनी है ओपन फेंसिंग। ठीक है, ये ओपन फेंसिंग जो है दोनों में कॉमन है, और इनका जो इंटरसेक्शन है ओपन सेट्स का, दैट शुड बी डिसजॉइंट। ठीक है, फाई के इक्वल होना चाहिए इंटरसेक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो मेट्रिक स्पेस होते हैं, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, ओके, और जितने भी हमारे रेगुलर स्पेसेस होते हैं दैट इज रेगुलर। तो डायरेक्टली हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं रेगुलर स्पेस की बात करूँ जिसमें हम एक पॉइंट लेते थे, लेट्स सपोज एक्स, और हमने एक लिया क्लोज सेट, तो मैं यहाँ पे एक क्लोज बॉल बना देती हूँ। ओके, जब हम मेट्रिक स्पेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मुझे अगर इस पॉइंट और इस बॉल तक का डिस्टेंस निकालना है तो ये सारे डिस्टेंस है जो उसको टच कर रहे हैं इस क्लोज्ड बॉल को, तो मैं वो डिस्टेंस, वो पाथ चूज करूंगी जो सबसे कम होगा। ठीक है, इस क्लोज्ड बॉल, इसको हम सी नाम दे देते हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो मैं यहाँ पर चूज करूंगी। ठीक है, तो मैंने लिया इन्फिमम डिस्टेंस किसका, इस पॉइंट तक का और इस क्लोज सेट तक का। ठीक है, इसको मैंने आर नाम दे दिया, और ऑब्वियसली दिस आर विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा। ये आपको इस तरीके से सोचना होगा सो दैट आप इजीली समझ सको। ये तो इन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं। इसके बीच की डिस्टेंस को, जो सबसे कम था, उसको तो हमने आर नाम दे दिया। ठीक है, अब डेफिनेशन ये कहती है कि जब हमें इस x के अराउंड, मैं दूसरा कोई कलर चूज कर लेती हूँ, इस x के अराउंड एक ओपन सेट क्रिएट करना है और इस एक क्लोज्ड सेट के अराउंड एक ओपन सेट क्रिएट करना है जिनका आपस में कोई इंटरसेक्शन ना हो। ठीक है, और ये जो सबसे इन्फिमम डिस्टेंस था, सबसे कम डिस्टेंस था दोनों के बीच का, उसको हमने आर नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अराउंड एक ओपन सेट बनाना है तो मैं सीधा सीधा आधा कर दूं r/2, क्योंकि मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि फिर ये ओपन सेट में ओवरलैप ना करे। तो अगर मैं इसका आधा कर देती हूँ तो मैं
इस तरीके से एक ओपन सेट x के लिए क्रिएट कर सकती हूँ x के अराउंड, और ऐसे ही आधा करने पर, r का आधा करने पर c के लिए एक ओपन सेट क्रिएट हो सकता है। तो स्टेट हमने r/2 कर दिया। अगेन r/2 में एग्जैक्ट नहीं रख सकती क्योंकि फिर यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल सकता है इंटरसेक्शन का। तो r/2 से हमें कम ही रखना होगा जो भी डिस्टेंस होगा फॉर दिस x पॉइंट जो हम रख रहे हैं। सिमिलरली जो हम c के अराउंड एक ओपन सेट क्रिएट करेंगे वो भी हमें r/2 से कम रखना होगा। जैसे ही आप जो रेडियस है ओपन सेट का, एज्यूमिंग दिस x टू बी द सेंटर, ठीक है, x को सेंटर मानते हुए और जो रेडियस हमने लिया r/2, ये जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी लेस देन r/2 एंड सेम फॉर दिस। जब ये इससे कम होगा तो हम दो एक ओपन सेट ऐसे क्रिएट कर पाएंगे जिनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे मैट्रिक्स स्पेस जो है वो रेगुलर प्रूफ हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम इस सेकंड पे, दैट इज सिग्मा लोकली फाइनाइट बेसिस। इसको समझने के लिए अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं दैट एवरी मैट्रिक स्पेस इज पैराकॉम्पैक्ट, एंड पैराकॉम्पैक्ट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ every open cover have locally finite open refinement। ठीक है, ओपन रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 to 4 कोई क्लोज सेट है तो आपने क्या करा, अब यहाँ पे खैर वैसे ओपन की बात हो रही है बट जस्ट फॉर द एग्जांपल रिफाइनमेंट पे आपको समझा रही हूँ कि आप उसको थोड़ा और फाइनर कर देते हो। ठीक है, आप मैंने 3.5 इंक्लूड कर दिया, उसको थोड़ा और फाइन कर दिया, इसको क्लोज ओपन सेट मान लो, तो ये इस तरीके से और रिफाइन हो गया, ओपन रिफाइनमेंट। ठीक है, आप उसको और रिफाइन करना चाहते हो तो आपने इसको और ब्रेक कर दिया 4। ठीक है, दिस इज रिफाइनमेंट। पैराकॉम्पैक्ट आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि बहुत सारे टेंट्स एक प्लेस पर लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप कोई विजिटर यहाँ पे खड़ा है तो उसको बहुत सारे ओवरलैप टेंट्स या मेसी टेंट या क्राउडेड टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और पैराकॉम्पैक्टनेस में आप इनको रीअरेंज कर सकते हो सो दैट विजिटर यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो कुछ ही टेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की रीअरेंजमेंट है सो दैट फिर भी वो लोकली फाइनाइट ही रहे। नाउ कमिंग बैक टू दिस, सिंपल सा है जो आपको याद रखना है, मैट्रिक स्पेस क्या है, पैराकॉम्पैक्ट, और पैराकॉम्पैक्ट में जितने भी ओपन कवर होते हैं वो सारे दे हैव लोकली फाइनाइट ओपन रिफाइनमेंट। यहाँ पे क्या मेंशन है, ओके, फॉर ईच n belongs to n consider the open cover of open balls with radius 1/n un is equals to, इस तरीके से डिफाइन कर दिया। by standard topological property of metric space every open cover has open refinement bn that is locally finite and cover x taking the union yields are, हाँ ओके, आप रेडियस ले लो कुछ इस तरीके से 1/n, जब आप x में सेंटर मान लेती हो, जब आपने 1 लिया n की वैल्यू तो ये इसका रेडियस हो गया दैट इज 1। जब आपने 2 लिया n की वैल्यू तो जस्ट इसका हाफ, ये हो गया इसका रेडियस। 1/3 लिया, ये हो गया इसका रेडियस, 1/4 लिया एंड सो ऑन। ये सारे ओपन कवर्स हैं, आप इनको मान लो b1 b2 b3 b4 एंड सो ऑन। और ये क्योंकि हमारी लोकली फाइनाइट है, जब इनका हम यूनियन कर देंगे देन अगेन ये लोकली फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, दिस यील्ड्स अ सिग्मा लोकली, क्योंकि काउंटेबल यूनियन अब हमने इसका ले लिया। बस ये आपको प्रूव करना था। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ये और रिफाइन होता चला जाएगा और थिनर होता चला जाएगा, और जब आप इसका यूनियन ले लोगे तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सिग्मा लोकली, दिस b इज सिग्मा लोकली, क्योंकि अब हमने इन bn का जो लोकली फाइनाइट थे अब हमने उनका यूनियन ले लिया है और ये हो गया अब सिग्मा लोकली। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे, सफिशिएंसी वाला जो पार्ट है, और इसका एक क्लियर आइडिया देने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। क्योंकि ये कन्वर्स पार्ट है
और इसमें अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हमारा स्पेस है वो रेगुलर है और प्लस सिग्मा लोकली फाइनाइट बेसिस है, ठीक है। ये इस बार हमारे पास गिवन है और हमारा जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो ये है कि उस स्पेस को, अगर मैंने x को रेगुलर माना है तो हमें x को प्रूव करना है दैट दिस इज मेट्राइजेबल, ओके। तो हमारा जो स्टेप होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। आवर स्टेप ए विल बी, हमें बहुत सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप ए में लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉपर्टी। जो स्पेस रेगुलर है नो डाउट, बट इसकी जो रेगुलरिटी की जो डेफिनेशन है या जो हमें ये पता है कि स्पेस रेगुलर है, ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम इससे डायरेक्टली इम्प्लाई कर सकें कि हमारा स्पेस मेट्राइजेबल भी होगा, क्योंकि उससे ये तो श्योरिटी मिलेगी कि स्पेस रेगुलर है, नॉर्मल है, बट वो ये डायरेक्टली इम्प्लाई कर दे कि मेट्राइजेबल है और हमें इसके अलावा कुछ और प्रूफ ना करना पड़े, वो सफिशिएंट नहीं है। सो रेगुलरिटी कंबाइंड विद दी, अगर हम इन दोनों को जो गिवन है उन दोनों को कंबाइन कर दें तो जो स्ट्रक्चर है वो ये इंश्योर करता है कि एक्स जो है वो परफेक्टली नॉर्मल स्पेस होगा, ठीक है। बट ये सफिशिएंट, इतना ही बोल देना सफिशिएंट नहीं है, जिसके लिए आगे हमें जरूरत पड़ रही है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाने की। और इसके पीछे हमारा क्या आइडिया होने वाला है, एवरी क्लोज सेट इज द जीरो सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। This allows the structure of partitions of unity and Urysohn type functions. अब मैं अगर ये बोलूँ कि और ये जो चीज़ है वो हर टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए करेक्ट नहीं है, सिर्फ यूरिसन लेमा या यूरिसन टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए करेक्ट है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये जीरो सेट क्या चीज़ है कि आपने एक ऐसा कलेक्शन बनाया है, ये यहाँ पे वो पॉइंट होंगे जिस पे फंक्शन एग्जैक्टली जीरो पॉइंट देता है, ठीक है, जीरो पे मैप करता है वो सारे कलेक्शन। जैसे अगर मैं एफ एक्स ले लिया कि हमारा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए फंक्शन में, और मुझे मिला जीरो, जो मुझे जीरो पे जीरो ही दे रहा है, तो सिर्फ अगर मैं इस फंक्शन का जीरो फंक्शन निकालूंगी तो सिर्फ वो एक ही पॉइंट होगा, दैट इज जीरो। तो वो पॉइंट जिस पे फंक्शन हमें जीरो दे दे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना रहे हैं, वन फंक्शन फॉर ईच बेसिस एलिमेंट। हर एक बेसिस एलिमेंट के लिए हम एक फंक्शन मान लो क्रिएट कर रहे हैं, या इसकी जगह आप x1 अभी एज्यूम कर लो, ठीक है। उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम क्या करने वाले हैं, जैसे लेट्स सपोज मैंने बना लिया f1 फंक्शन, मैंने फिर बनाया f2 फंक्शन, f3 फंक्शन, इसी तरीके से लेट्स सपोज मैंने बनाया f1000 फंक्शन, ठीक है। और हम इन सब फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर निकालने वाले हैं, ठीक है। और जब जैसे यहाँ पे लिखा एवरी पॉइंट बिकम्स एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, फिर अगर मैं ऐसे लिख दूँ f1x, f2x, f3x और सीक्वेंस स्पेस ऑलरेडी हैज ए मेट्रिक। स्टेप डी क्या होने वाला है, शो दिस मैप प्रिजर्व टोपोलॉजी होमोमॉर्फिज्म ऑनटू इट्स इमेज, देयरफॉर x इज मेट्राइजेबल। हम एम्बेडिंग दिखाएंगे। एम्बेडिंग जैसे आप इस तरीके से समझो, ठीक है। पहले मैं ये वाला पार्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्योंकि रेगुलरिटी और सिग्मा लोकली फाइनाइट बेसिस का जो स्ट्रक्चर है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, ऑल्दो इट इम्प्लाइज द नॉर्मल स्पेस, बट ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम डायरेक्टली मेट्राइजेबल इसको प्रूव कर सके, इसीलिए हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन की हेल्प ली है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ इस तरीके से इसकी हेल्प ली, हमने ये फंक्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n एंड एवरी b बिलोंग्स टू bn, हमने एक ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन किया है 0 to 1 by n। तो n की वैल्यू 1 हुई तो ये हो गया 0 to 1, इस तरीके की मैपिंग हो गई। आपने n की वैल्यू 2 ली तो इस तरीके की मैपिंग हो गई, ठीक है। एंड सेम 1/3, 0 to 1/3, 0 to 1/4 एंड सो ऑन। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्टेंस की, कि ज़ीरो होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, थर्ड लिखा है कि द फंक्शन मेजर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन। जब आप एक पर्टिकुलर सेट के बाहर की बात कर रहे हो तो हमारा फंक्शन
0 दे रहा है। जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट है तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव दे रहा है। जब हम ऑन द बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा 0 दे रहा है। तो हमने ये जो इसकी मेट्रिक की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, पॉजिटिविटी एंड सिमेट्रिसिटी भी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है, और जो हम पॉजिटिविटी की पढ़ते हैं या तो फंक्शन जो मेट्रिक है वो फंक्शन हमें 0 देगा या फिर हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये जो मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया, दिस वॉज आर बेसिक स्ट्रक्चर जो जिसकी हेल्प से हम ये सेकेंड पार्ट प्रूव करने वाले हैं। एम्बेडिंग का मतलब पहले आप ऐसे समझो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। रेदर देन टेलिंग अ पर्सन नेम, ठीक है, हमने क्या करा, उसकी हाइट पे बात करी, उसका एज बताया, या फादर नेम बोल लो, मदर्स नेम बोल लो, या रोल नंबर बोल लो, ठीक है, या कॉन्टेक्ट नंबर बोल लो, ईमेल आईडी बोल लो। तो ये जब सारी जो डिटेल्स हैं उस पर्सन के बारे में वो हमने सारी निकाली, और उसको फिर हमने एक मतलब उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट कर दी विच इज टेलिंग एवरीथिंग अबाउट दैट वन पर्सन। तो ये एक आइडिया है एम्बेडिंग का, ठीक है। जब आप एक सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके यू आर टेलिंग अबाउट अ वन पर्सन। नाउ स्टेप सी में क्या लिखा हुआ है, दैट एम्बेडिंग इनटू अ मेट्रिक स्पेस, और देन लेटर ऑन हमने एम्बेड तो कर दिया, बट क्या वो सही एम्बेडिंग है, क्या वो डिफाइन जिस तरीके से हमने किया है वो ठीक है। हमने क्या करा, जैसे हमने फंक्शंस क्रिएट करे, F1 बनाया, F2 बनाया, F3 बनाया, ठीक है। ऐसे समझ लो कि 0 to 1 में हमारा फंक्शन 1 हो गया, F1 हो गया। देन X से 0 to 1/2 में हमारा फंक्शन F2 हो गया, जिसपे वो डिफाइंड है। 0 to 1/3 पे हमारा F3 हो गया। तो जब हमने इन सारे फंक्शन को कलेक्ट कर लिया for all n, जैसे आप 1/4, 1/5 and so on, and all b belongs to bn to form a global mapping from x to I2 or to a relative sequence space for each point x belongs to x fx। अब यहाँ पे वो जो एक कॉमन पॉइंट जिस पे हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जो हमने इसमें पुट किया है फंक्शन में, outputs the sequence to of all real values fx is equals to this. The metric dxy is defined using the supremum norm or the sum of squares of these differences. For this you can consider d is equals to sum of squares of these differences के लिए metric space ai minus bi का whole square, या फिर supremum norm के लिए, और you can consider supremum of ai bi। जो आप फंक्शन बना रहे हो वो करेक्ट एम्बेडिंग है भी या नहीं, उसके लिए हम चेक करेंगे उसकी इंजेक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी और ओपन मैप है या नहीं। तो इंजेक्टिविटी में 1 to 1 में क्या होता है कि आप जो दो एलिमेंट्स ले रहे हो उसकी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट बी इज अ बेसिस वी कैन शो दैट इफ एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट अ बेसिक ओपन सेट कंटेनिंग वन बट नॉट द अदर। जो इसका ओपन सेट होगा, बेसिक ओपन सेट, वो इसको कंटेन नहीं करेगा, एंड सेम वाइस वर्सा, और इनकी जो इमेज है वो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैसे एफ एन बी जो आपका बेसिस जो सेट है, लेट्स सपोज अगर मैं लूँ एक्स पॉइंट, एक्स को मैंने मान लिया 0.5, ठीक है, उस पर मेरा आंसर आ रहा है लेट्स सपोज 8, और इसी पे मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया लेट्स सपोज 6, इस पर मेरा आंसर आ रहा है 0, ठीक है। इस तरीके से दो डिफरेंट पॉइंट हमने एक्स और वाई कंसिडर किया तो हमें दो डिफरेंट इमेज मिलेगी। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ फॉलोज बिकॉज ईच कंपोनेंट फंक्शन एफ एन बी इज कॉन्टिन्यूअस। ये जो कंपोनेंट फंक्शन है दिस इज दिस एफ एन बी, ये है वो हमारा कंपोनेंट फंक्शन। अगर हर कंपोनेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जो हमारा पूरा फंक्शन एफ होगा दैट विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। ओपन मैपिंग की बात करें तो एफ इज ओपन मैप, और जो इसकी इमेज है दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो ये अगर ओपन है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ओपन। वी शो दैट एफ इज एन ओपन मैप ऑन टू इट्स इमेज कंप्लीटिंग द प्रूफ दैट एक्स इज होमोमॉर्फिक टू अ सबस्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। और क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस में लाई कर रहा है तो वी कैन से दैट एक्स इज मेट्राइजेबल। ओके, सो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। एंड इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी एक स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड
माई सजेशन वुड बी कि अगर जो भी इसमें डेफिनेशंस यूज़ कर रहे हैं हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, आप उनको एक बार अच्छे से समझ लो विद एग्जांपल्स, आप उनको पहले समझो और फिर आपको इनकी प्रॉपर्टीज़, क्यों हम ऐसा प्रूव कर रहे हैं, क्या हमने पॉइंट्स लिए, हम कैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज मोर देन वन एग्जाम्पल कैन बी एप्लीकेबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। एंड ओके, थैंक यू।